नमस्कार। मौलिक फिल्म्स के कार्यक्रम बातचीत में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ देवघर के ही नहीं बल्कि झारखंड के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद सिंह जी। वैसे तो डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद सिंह जी पूर्वी चंपारण जिला के रहने वाले हैं और शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्होंने मगध मेडिकल कॉलेज गया, अब अनुग्रह नारायण सिंह मगध मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। वहां से MBBS करने के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आए और वहां से उन्होंने MD मेडिसिन किया। 1988 में आयोजित बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चयनित होने के बाद पहली बार पश्चिम सिंहभूम जिला में पदस्थापन हुआ। उसके बाद 2011 में वे देवघर आए। सदर अस्पताल में उन्होंने सेवा दी चिकित्सक के रूप में। अब ऐसा समझिए कि तब से वे देवघर के होकर रहे। बीच में जामताड़ा स्थानांतरण हुआ, फिर उप निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं के रूप में उन्होंने देवघर में अपनी सेवाएं दी और कालांतर में वे उप निदेशक होकर स्वास्थ्य सेवाएं में रांची गए, जहां उन्होंने उप निदेशक प्रमुख आदि पद पर कार्य करते हुए वहीं से उन्होंने अवकाश प्राप्त किया। देवघर के लोकप्रिय आप चिकित्सक रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। आप की जन्मभूमि बिहार है, लेकिन आप सेवा में आए तो आप अब झारखंड है, लेकिन पहले संयुक्त बिहार में ही था, पश्चिम सिंहभूम से शुरू किया। बाद में जब बिहार से बंटवारा होकर जब झारखंड अलग हुआ, तब जब आपसे इच्छा पूछी गई तो आपने झारखंड को चुना। इसके पीछे क्या कारण? सुपन जी, आपके मूल प्रश्नों का जवाब देने के पहले सर्वप्रथम मैं आपके दर्शकों को एवं आपको नमस्कार करता हूं। और जैसा कि आपने कहा कि मेरा मूल गृह जिला पूर्वी चंपारण बिहार है, लेकिन सेवा में चयनित होने के पश्चात मार्च 1988 में पश्चिम सिंहभूम में योगदान दिया और वहीं पर अपनी सेवाएं लगातार प्रदान किया। 2000 में झारखंड अलग होने के पश्चात जब सभी कर्मचारियों से एवं पदाधिकारियों से अपने राज्य को चयनित करके इच्छा बताने के लिए कहा गया राज्य सरकार के द्वारा, तो मैं मूलतः बिहार का होने के बावजूद भी झारखंड को ही चुना, क्योंकि जो मेरा पदस्थापन एरिया था, क्षेत्र था, वहाँ पर मैं लंबे समय तक कार्य किया था। वहाँ के लोग, वहाँ की आबो हवा, वहाँ की जो वन है, प्राकृतिक स्थिति है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और बिहार के तुलना में, तत्कालीन बिहार के तुलना में शांति भी ज़्यादा महसूस हुई। लगा कि यहाँ पर शांतिपूर्वक रह करके लोगों की सेवाएं की जा सकती है और बेहतर तरीके से अपने योग्यता का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मुझे लगा और इसी के आधार पर हमने झारखंड को प्राथमिकता दिया और झारखंड सरकार जो भी सरकार की जो उसमें निर्णय था, मुझे झारखंड आवंटित हुआ। परिणाम हुआ कि मैं अपने सेवा काल के प्रारंभिक काल से लेकर के सेवानिवृत्ति के समय तक लगातार मैं झारखंड में ही अपनी सेवाएं देते रहा हूँ।
के बाद आप स्थानांतरित होकर देवघर, देवघर में भी एक लंबा समय आपने बताया, तो वहां के अनुभव में, पश्चिम सिंहभूम के अनुभव में और देवघर के अनुभव में क्या आपको कुछ फर्क महसूस हुआ, कुछ अंतर महसूस हुआ? देवघर में भी सबसे बड़ा मुझे अंतर लगा कि पश्चिम सिंहभूम मेरे गृह जिला से बहुत दूर पड़ता था। मेरे सभी मित्र लगभग, जो भी हमारे रिश्तेदारी के मित्र थे या जो विद्यालय काल के जो मित्र थे, वे अधिकांश बिहार में ही निवास करते हैं। और जो पश्चिम सिंहभूम था वहाँ पर उन लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती। मैं घर बहुत कम जा पाता था। तो एक लगता था कि मैं धीरे धीरे अपने मूल लोगों से, अपने रिश्तेदारों से कटते जा रहा हूँ। हालांकि वहाँ काफी मन लगता था, काफी अच्छा लगता था। मैं योजना बनाया था वहीं बसने का भी, पश्चिम सिंहभूम में ही। लेकिन जब यहाँ स्थानांतरित होकर आया तो यहाँ चूंकि देवघर बाबा नगरी है, यहाँ के सभी लोग काफी अच्छे लगे। यहाँ सदर अस्पताल में मेरी पोस्टिंग थी, पश्चिम सिंहभूम में मेरी पोस्टिंग प्रखंड स्तरीय अस्पताल में थी। तो उसके तुलना में सदर अस्पताल देवघर में मुझे सेवा करने का ज्यादा मौका मिला। मेरे स्नातकोत्तर योग्यता का इस्तेमाल करने का यहाँ पर ज्यादा अवसर महसूस हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पर सदर अस्पताल में पदस्थापित था। तो एक ये अच्छा लगा कि मेरी योग्यता का भरपूर इस्तेमाल करने का मौका मिला। और दूसरा है कि चूंकि देवघर एक ऐसा शहर है जहाँ भारत के सभी क्षेत्र के लोग आते हैं, सभी राज्य के लोग आते हैं। तो जो भी हमारे भूले बिछड़े लोग थे जिन्हें पश्चिम सिंहभूम में मैं मुलाकात नहीं कर पाता था, जिनसे मुलाकात नहीं हो पाती थी, तो बाबा के माध्यम से, बाबा के कारण यहाँ पर उन लोगों से मुझे आसानी से मुलाकात होने लगी। और चूंकि देवघर से चंपारण मोतिहारी की दूरी की अपेक्षाकृत कम है, सीधी ट्रेन है, मैं अपने घर के भी काफी करीब आ गया। घर आना जाना भी अपेक्षाकृत आसान हो गया, अपने पहले के लोगों से मिलना भी आसान हो गया और आसानी से, सुगमता से देवघर में ही मुलाकात होने लगी। और यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ का जो धार्मिक माहौल है, देवनगरी का जो माहौल है, जो वातावरण है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो जब यहाँ मैं आया तो मैं निर्णय किया कि जब झारखंड ही मेरा कैडर है, झारखंड में ही सेवानिवृत्त होना है और सौभाग्य से बाबा नगरी में ही मेरी पदस्थापना हो गई है, तो मैंने निर्णय किया कि अब आगे का समय भी देवघर में ही रहा जाएगा और सरकारी सेवा में रहते हुए भी देवघर में सेवा किया जाएगा। और जब मैं सेवानिवृत्त होऊंगा उसके पश्चात भी देवघर में ही रहूंगा। देवघर के ही लोगों का जो भी हमारी क्षमता है, योग्यता है, उसके अनुसार सेवा प्रदान करूंगा। थोड़ा सा पीछे डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप चिकित्सा के क्षेत्र में आएंगे, चिकित्सक बनेंगे, ये आपने कब तय किया? ये आपको लगा कि मुझे इसी क्षेत्र में जाना? मेरी निजी इच्छा प्रारंभिक काल से इंजीनियर बनने की थी, लेकिन मेरे पिताजी चिकित्सकों से काफी प्रभावित थे, चिकित्सा पेशा से काफी प्रभावित थे। वे मुझे लगातार प्रेरित करते थे, चिकित्सक बनना ज्यादा ठीक रहेगा। तो मैंने महसूस किया कि इंजीनियर बनने के लिए भी पढ़ना है, परिश्रम करना है, चिकित्सक बनने के लिए भी पढ़ना और परिश्रम करना है। और पिताजी की हार्दिक इच्छा है कि उनका पुत्र चिकित्सक बने, तो मैं उनके इच्छाओं का आदर करते हुए चिकित्सा पेशा को स्वीकार किया। और जब स्वीकार किया तो पूरे मनोयोग से इस पेशे में आने की तैयारी किया और आने के पश्चात इस पेशे में पूर्णतः मनोयोग से मैं रहूँगा।
आपका अपना एक स्वभाव है, उस स्वभाव को लेकर मुझे लगता है कि सरकारी जो सेवा है उसमें जो चाहते थे हमको लगता है पूरी तरह से आप वो कर नहीं पाते हो। तो सरकारी सेवा में रहते हुए और आप जो करना चाहते हैं वो आपने कैसे किया? या कहाँ बाधाएं कहाँ आई या आपको सुविधा हुई? सरकारी सेवा एक टीम वर्क, उसमें टीम है, शीर्ष स्तरीय जो राज्य स्तरीय नेतृत्व है, ग्रामीण स्तर पर जो ग्रास रूट लेवल पर जो नेतृत्व है, कार्यकर्ता हैं, सबों के बीच में एक समन्वय स्थापित करके, तालमेल स्थापित करके सरकार के नीतियों को, इच्छाओं को, योजनाओं को सरकारी कर्मचारी एवं पदाधिकारी को लागू करना होता है। मूलतः जो राज्य सरकार की या किसी भी सरकार के जो पदाधिकारी होते हैं वे नीति नियंता नहीं होते हैं, वे नीति का कार्यपालक होते हैं। तो मैंने यही महसूस किया अपने पूर्ण सेवा काल में, जो भी सरकारी कर्मचारी एवं पदाधिकारी हो, अगर वह कर्तव्यनिष्ठ है, सेवा करना चाहता है, तो कहीं कोई बाधा नहीं है। सरकारी मर्यादा में रहते हुए, सरकारी नियमों को पालन करते हुए, और जो भी तत्कालीन सरकार है, वो समय की सरकार है, उस सरकार की योजनाओं को समझते हुए पूरे मनोयोग से योजनाओं को लागू करने में कभी मुझे कहीं कोई बाधा उत्पन्न महसूस नहीं हुआ। कहीं कोई वर्गीय पदाधिकारी किसी भी स्तर पर, जब मैं निदेशक प्रमुख के रूप में भी कार्य कर रहा था या जब प्रखंड स्तरीय चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में भी काम कर रहा था, सदर अस्पताल पर में भी जब काम कर रहा था, तो कभी भी मैंने ये महसूस नहीं किया कि वरीय पदाधिकारी के चलते कार्य करने में कठिनाई हो रही। लेकिन मैं यह निरंतर महसूस करते रहा, अभी भी करता हूँ कि यह एक टीम वर्क है। कोई भी कर्मचारी एवं पदाधिकारी मनमाने निर्णय नहीं ले सकते हैं, मनमाने तरीके से कार्य नहीं कर सकते हैं। अगर वे सरकारी मर्यादाओं का पालन करते हैं, सार्वजनिक जीवन के मर्यादाओं का पालन करते हैं, सरकार के उद्देश्यों को समझते हैं और सरकार की योजनाओं को लागू करते हैं, तो उन्हें सेवाओं को प्रदान करने में मुझे कभी कोई परेशानी अनुभव नहीं हुई। क्योंकि भारत एक प्रजातंत्र देश है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में किसी भी नियमों को लागू करने में, किसी भी प्रक्रिया को शुरू करने में थोड़ा समय लगता है। थोड़ा धैर्य रखा जाए और तत्पर रहा जाए तो किसी भी कार्य को करने में कहीं कोई कठिनाई न है न था। लेकिन एक सिस्टम होता है सदर अस्पताल का, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जो है अभाव होता है कि चीज़ें हैं तो उसका इस्तेमाल नहीं होता। मान लीजिए कि बहुत सारी मशीनें हैं, ये यंत्र हैं, उनका वो या तो खराब होते हैं या उनका इस्तेमाल नहीं होता। आपके जो सहकर्मी हैं सभी आपकी सोच वाले नहीं, तो उनके आपने कहा कि टीम वर्क, तो इसमें कहाँ असुविधा? आप मान लीजिए कि देवघर है, तो देवघर में सिर्फ देवघर के लोग नहीं आते हैं, आपस के जिलों से भी लोग आते हैं, तो यहाँ एक निश्चित भीड़ भी होती है और वो लोग उम्मीद लेके आते हैं। तो उनकी उम्मीद पे कभी कभी ऐसा लगा कि आप खड़े नहीं कर रहे, जो आपकी योग्यता होते हुए भी आपको पूरा जो सिस्टम का लाभ नहीं मिल रहा है। सरकारी तंत्र में या निजी तंत्र में, किसी भी तंत्र में या जो भी व्यवस्था है, बेहतर कार्य संपादन करने के लिए मैंने कहा कि एक टीम वर्क, कोई भी व्यक्ति बड़ा काम जिसमें समूह की आवश्यकता है, अन्य व्यक्तियों के सहयोग और भागीदारी की आवश्यकता है, उसमें सबों का सहयोग अपेक्षित हो जाता है। तो जो भी व्यक्ति अगर सही तरीके से काम करना चाहता है, सही तरीके से काम करने की अगर क्षमता रखता है, तो सही तरीके से कार्य क्षमता में यह भी हमारे समझ में, अब तक हमारे अनुभव में है कि ये भी शामिल है कि वह सबों का सहयोग ले। जिस काम को वह करना चाहता है, उस काम में जो संलग्न लोग हैं, जो भी से जुड़े हुए लोग हैं,
सभी लोगों से बात करें, अपनी योजनाओं के बारे में बताएं, सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को समझाएं और वर्तमान में जो संसाधन है उस संसाधन की उपलब्धता की चर्चा करते हुए हम कैसे बेहतर से बेहतर सेवा प्रदान कर सकते हैं, इस मनोभाव से अगर तालमेल बनाकर काम किया जाए तो निश्चित रूप से काम किया जा सकता है। बिल्कुल विकलांगता की स्थिति नहीं है। आपने शुरुआत की एक चिकित्सक के रूप में, क्रमशः आप कालांतर में आप अधिकारी होते गए, आप निर्देशक प्रमुख तक के रूप में आपने काम किया। तो एक चिकित्सक के रूप में काम करना आपके लिए ज्यादा आसान था या आपके मनोनुकूल था, या एक निर्देशक प्रमुख के रूप में जब आप आए तब? क्योंकि निदेशक प्रमुख का पद एक राज्य स्तरीय पद है, सिंगल पद है। उसमें बहुत से जो भी राज्य से जुड़ी हुई बहुत सी समस्याएं, राज्य के सभी जिलों के, सभी प्रखंडों के, सभी अनुमंडल के सभी समस्याएं वहां पर आती हैं। तो उसको देखने के लिए एक बृहद टीम वर्क, बड़ा टीम वर्क है, राज्य स्तरीय टीम वर्क। तो वह काम मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी चैलेंजिंग लगा और उस काम को चुनौतीपूर्ण मानते हुए मैं अपने भरपूर ज्ञान का इस्तेमाल किया। जो भी मैं कर सकता था अधिक से अधिक लोगों के साथ तालमेल करने का प्रयास किया, सभी लोगों के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया, अपने वरीय पदाधिकारी के साथ, उस समय के तत्कालीन मंत्री महोदय के साथ, अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ भरपूर प्रयास किया कि सबों का एक समन्वय हो और जो भी कार्यक्रम है उसकी एक बेहतर कार्य योजना जो भी है उसे समन्वय के साथ लागू किया गया। और मैं महसूस करता हूं कि उस योजना को करने में मैं काफी हद तक सफल रहा। थोड़ी कठिनाई जहां तहां हुई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कोई कार्य होना था और नहीं हो पाया। लेकिन मेडिकल अफसर के रूप में थोड़ा ज्यादा सुगमता लगा, क्योंकि अपने जिम्मे का जो निर्धारित कार्य है कि इतने समय से इतने बजे तक ओपीडी करना है, इस मरीज को, भर्ती मरीज को देख लेना है, क्योंकि कार्य क्षेत्र सीमित होता है, जिम्मेवारियां सीमित होती हैं, तो अपेक्षाकृत वह कार्य थोड़ा ज्यादा सहज लगा, ज्यादा आसान लगा। अभी आप तो सरकारी सेवा से आप अवकाश प्राप्त करते हैं, तो अब कहीं न कहीं अब आपका निजी जो आपके मरीज हैं, पेशेंट हैं, उनको आप देख रहे हैं, तो अब आप कैसा महसूस करते हैं? मतलब कहीं अब आप तो स्वतंत्र हैं किसी भी तरह से आप काम करने के। सेवानिवृत्ति के पश्चात जो बहुत से जो सरकारी प्रक्रियाओं का जो संचिकाओं का, प्रक्रियाओं का जो झमेला था, उससे राहत मिल गई है। तो उसमें जो राज्य स्तरीय जिम्मेवारी थी, जवाबदेही थी, उससे थोड़ा सा राहत जरूर महसूस होता है। लेकिन अभी जो दायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग तरह की हो गई है। हमारे पास जो भी मरीज आते हैं, स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं, स्वास्थ्य के परामर्श के लिए आते हैं, तब हमारी अकाउंटेबिलिटी उस मरीज के प्रति बढ़ गई है, जो हमारे पास हमारे ऊपर विश्वास करके आते हैं। अकाउंटेबिलिटी से तो मैं न पहले मुक्त था, न आज मुक्त हूँ, न मुक्त होना भी नहीं चाहिए किसी व्यक्ति को। किसी भी समाज के बेहतर कार्य संपादन के लिए, चाहे वो निजी क्षेत्र में काम करता हो या सरकारी तंत्र में काम करता हो, किसी भी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल एवं अकाउंटेबल होना ही चाहिए। चूंकि सरकारी तंत्र के उलझनों से मुक्त होने के पश्चात थोड़ी सी अपेक्षा की ज्यादा राहत महसूस करता हूँ और पहले की अपेक्षा अपने निजी परिवार के साथ भी ज़्यादा समय दे पाता हूँ और निश्चिंत होकर मैं अपने निजी क्लिनिक में मरीजों को पूरे तन्मयता के साथ सेवा दे पाता हूँ, जो पहले नहीं हो पाता था। अच्छा, इससे अभी ऐसे के आमतौर पे लोग कहते हैं कि आज जो है, आज का जीवन जटिल हो गया, इसलिए बहुत सारी बीमारियां, नई बीमारियां आई, बीमारियां पहले से थी, उनका अनुसंधान नहीं हो पाता था, तो हम डायग्नोस नहीं कर पाते। क्या स्थिति है? दोनों तरह की स्थिति है।
चूंकि भौतिक विकास के साथ साथ बहुत ऐसी परिवर्तन समाज में हुआ है, समाज के लोगों के बीच में रहन सहन का तरीका बदला है, उठना बैठना खाना पीना, बच्चों का पालन पोषण करना, सोना उठना, सभी प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। लोग के भोजन के तौर तरीके में भी परिवर्तन हुए हैं, समृद्धि आई है तो सुविधाएं भी बढ़ी हैं, तो जिसके कारण पहले के तुलना में लोग अपेक्षाकृत शारीरिक रूप से कम मेहनत कर पाते हैं, शारीरिक श्रम नहीं कर पाते हैं। इसलिए बहुत सी ऐसी बीमारियां थी जो पहले भी होती थी लेकिन कम थी, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड की समस्या, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या, कैंसर की समस्या, विभिन्न प्रकार के दमा से संबंधित समस्या, सांस रोग से जुड़ी समस्या, विभिन्न प्रकार के चर्म रोग की समस्या, बहुत प्रकार के मन स्थिति से जुड़े हुए साइकोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। परिस्थितियां बदलने के कारण, लोगों की लाइफ स्टाइल बदलने के कारण और भौतिक युग के प्रतिस्पर्धा में जो कलाकार की जो प्रतियोगिता बढ़ी है भौतिक साधनों को प्राप्त करने के लिए, उसके कारण भी लोगों के बीच में तनाव आया। आर्थिक समृद्धि के कारण, सुविधा के कारण लोगों का फिजिकल गतिविधि घट गया है, इसलिए मोटापा बढ़ रहा है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस्केमिक हार्ट डिजीज, ये सब बढ़ रहे हैं। पहले भी होते थे, पहले कम होते थे। और दूसरी बात यह है कि पहले जांच के उतने साधन नहीं थे, इसलिए बहुत बार लोगों को कैंसर, हाइपरटेंशन या डायबिटीज या इस्केमिक हार्ट डिजीज बीमारी होती थी, पता नहीं चल पाता था, लोग मर जाते थे, मरने के कारण लोग दूसरा घोषित कर देते थे। लेकिन ये सब बीमारियां पहले भी थी, लेकिन लाइफ स्टाइल बदलाव के कारण इन बीमारियों का अनुपात बढ़ा है, अनेकों प्रकार का बढ़ा है। और खास करके जो प्रॉस्पेरिटी से जुड़ी हुई बीमारियां बढ़ी हैं, साथ ही साथ जो सामाजिक एक कलाकार की प्रतियोगिता है उसके कारण से मनोरोग, मानसिक तनाव, मानसिक जो एक साइकेट्रिक स्थिति की जो वह स्थिति गड़बड़ हुआ है, उससे बीमारी बढ़ी है। और बच्चों में जो पढ़ाई को लेकर के, पहले जो पढ़ाई का माहौल था, पढ़ाई बच्चे कर लेते थे, बच्चों को पता ही नहीं चलता था कैसे पढ़ लिए। मैं अपने बचपन के पढ़ाई के दिनों को याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कैसे पढ़ लिया समझ में नहीं आता है, ना आसानी से। आज देखते हैं कि बच्चे भी परेशान हैं, अधिकांश बच्चे बड़े परेशान हैं, उनको खेलने का मौका नहीं मिलता है, घर से वो बाहर जाकर खेल नहीं पाते हैं, रिलैक्स नहीं हो पाते हैं। बच्चे भोरे भोरे उठते हैं, सुबह तैयार होकर स्कूल जाते हैं, भागे भागे आते हैं, फिर ट्यूशन के लिए टीचर आ जाते हैं या ट्यूशन में बच्चे चले जाते हैं, तो बच्चे खेल नहीं पाते। तो बचपन से ही बच्चे इतने परेशान हैं शिक्षा को लेकर के, बच्चे के माता पिता परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं। तो जो माहौल जो बिगड़ा है, तो बच्चे भी परेशान है, युवा भी परेशान है, माता पिता भी परेशान है और हर एक आयु वर्ग के लोग परेशान हैं। तो आप कुछ क्या कहना चाहेंगे कि इन सब बचने के लिए आप क्या लोगों को बताना चाहेंगे? मैं तो लोगों से ही प्रार्थना करूंगा कि जहां तक संभव हो प्रकृति के अधिक से अधिक करीब रहें, प्राकृतिक जीवन जिए, प्राकृतिक भोजन करें, समय पर सोएं, समय पर उठें, भोजन में हरी साग सब्जी और ऋतु से जुड़े हुए फल का सेवन जरूर करें, भोजन में मसाला घी तेल का इस्तेमाल यथासंभव कम करें और जो बाजार में जो सो खाने की जो वस्तुएं रेडीमेड मिलती हैं यथासंभव उससे बचें, घर में बने हुए भोजन करें और जंक फूड, फास्ट फूड, जंक फूड इस तरह के फूड से बचें और प्रतिदिन समय निकालकर कुछ समय योग करें, प्राणायाम करें, कुछ देर समय निकालकर प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा से लेकर 40 मिनट प्रतिदिन टहलें।
जो टहल नहीं सकते हैं, चलने के समय नहीं मिल पाता है, तो जो भी काम करते हैं, जहाँ भी रहते हैं, कोई न कोई चलने के रास्ते बहाने खोजें और वहाँ पर चलें। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सक्रिय रहें, लाइफ स्टाइल का अपना बदलाव करें, सोचने के तौर तरीकों का बदलाव करें, बच्चों को भी खेलने का मौका दें, अपना निजी समय अपने परिवार के साथ बिताएं। नए जो चिकित्सक आते हैं, पढ़ाई खत्म करते हैं और ज्यादातर लोग अपना अस्पताल, आपके पास से इतना लंबा अनुभव है, आपको कभी इच्छा नहीं होती अस्पताल खोलने? क्योंकि शुरू से मैं सरकारी सेवा में चला गया, तो सरकारी सेवा में रहते हुए अस्पताल खोलना और संचालित करना कठिन है। तो मैंने सोचा कि सरकारी सेवा में ही मन लगाकर सेवा किया जाए, और जो अतिरिक्त समय है, जो सरकारी सेवा से शिष्ट समय है, उस समय मैंने, क्योंकि बिहार में भी और झारखंड में भी राज्य चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस करने का अनुमति है, इसलिए मैं शुरू से ही लगातार निजी क्लिनिक में बैठते रहा, मरीजों को सेवा प्रदान करते रहा, लेकिन एक पूर्णकालिक चिकित्सक के रूप में निजी क्लिनिक में नहीं बैठ पाया। क्योंकि सरकारी सेवा में जब है तो वहाँ पर उसकी दायित्व है, उसके लिए उसकी बीमारी का निर्वहन करना है, तो इसलिए कभी अस्पताल खोलने का अपना नहीं सोचा मैं। अभी अब मेरी इच्छा है कि उसको खोला जाए। अच्छा, इस दौर, ये जो बातचीत का दौर चला, इसका आखिरी प्रश्न कि आपने देवघर को चुना रहने के लिए, तो देवघर का विकास जो है, आप जब देवघर आए तो विकास का गति चल रही थी, तो इस विकास को आप किस रूप में देखें? देवघर का कितना विकास हुआ? देवघर में आगमन के पश्चात मैं महसूस कर रहा हूँ कि देवघर का विकास काफी तेजी से हुआ है, काफी तेजी से देवघर विकसित हो रहा है। और देवघर में एम्स की स्थापना हो गई, वह चालू भी हो गया, देवघर में एयरपोर्ट भी हो गया, अनेकों प्रकार के औद्योगिक संस्थान भी आसपास में खुल रहे हैं, प्लास्टिक पार्क बन रहा है, और भी संस्थान खुल रहे हैं, और विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम सरकार के चल रहे हैं, इसके कारण झारखंड का विकास तो हो ही रहा है, देवघर का भी काफी तेजी से विकास हो रहा है। और देवघर का भारत के मानचित्र पर पहले भी स्थान था बाबा नगरी के कारण, लेकिन चूंकि एयरपोर्ट हो गया, एम्स हो गया, तो यहाँ पर आकर्षण ज्यादा बढ़ गया। जो भी आपसे बातचीत की, लोगों को मुझे लगता है कि बहुत कुछ जानने को मिला, तो इस दौर की बातचीत यहीं हम समाप्त करेंगे। अभी मैं आपसे मुलाकात करवा रहा था डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद सिंह जी। फिर अगले हफ्ते मैं एक नए मेहमान के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए बातचीत कार्यक्रम से वे विदा दें। धन्यवाद।